हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जिसके लिए हमारा पार्ट नंबर 30 रहने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन टॉपिक्स की। फर्स्ट है हमारा श्रमिकों पर नियंत्रण, सेकंड सामाजिक श्रेणियाँ, तीसरा प्रवृत्तिपूरा काल, और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट टॉपिक की, श्रमिकों पर नियंत्रण। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? श्रमिकों पर नियंत्रण, यानी कि जो श्रम करने वाले श्रमिक हैं उन पर नियंत्रण। अब यहाँ पर श्रम किसके द्वारा होता था? मेनली दासों द्वारा होता था। यहाँ पर हम वेतनभोगी मजदूरों की बात हम करेंगे, यानी कि जो वेतन लेके काम करते थे, ठीक है, उसको हम वेतनभोगी मजदूर कहते हैं। तो हम इनकी बात भी करेंगे। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक की। तो भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व यानी कि पश्चिमी एशिया की यहाँ पर बात हो रही है। तो दोनों ही इलाकों में दासता की जड़ें काफ़ी गहरी थी, यानी कि यहाँ पर दास श्रम था काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर होता था। ठीक है, आगे हम बात करें। और ऑगस्टस के शासनकाल में ही 75 लाख जनसंख्या में से 30 लाख तो दास ही थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने बड़े लेवल पर दासों का प्रयोग होता था। और उस टाइम पर दासों को पूंजी निवेश करने जैसे देखा जाता था। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, पूंजी को निवेश कर रहे हैं दास के अंदर। ठीक है, यानी कि हम पैसा निवेश कर रहे हैं, ये हमें कोई बेनिफिट देगा। ठीक है ना, आए समझ। और आगे हम बात करें तो साधारण लोग दास के प्रति हमदर्दी जताते थे। और वही हम बात करें उच्च वर्ग की, जो अमीर लोग हो गए, वो दासों के प्रति बुरा व्यवहार रखते थे। ठीक है ना, आम आदमी तो आज भी अच्छा व्यवहार करता है, और जो बड़ा आदमी होता है, अमीरा वर्ग आप कह सकते हो, वो तो आज भी घमंडी ऐसी हरकत है वो करता है। सारे नहीं है, लेकिन आप मोस्ट ऑफ जब अगर हम बात करें तो ये करते हैं, वो लोगों के साथ बुरा व्यवहार ही करते हैं। ठीक है, आया समझ। तो यहाँ पर जो उच्च वर्ग है वो बुरा व्यवहार करते थे। ठीक है ना, लेकिन होता क्या है, पहली शताब्दी से दासों की आपूर्ति में कमी आने लग जाती है। अब इससे क्या होगा, दिक्कत तो होगी। जब पूरी अर्थव्यवस्था ही दासों पर टिकी हुई है तो दिक्कत तो आएगी। तो इसके लिए क्या हुआ, जो दासों का प्रयोग करते थे उनको दास प्रजनन या वेतनभोगी मजदूरों का सहारा लेना पड़ा। अभी वेतनभोगी मजदूर क्या होते हैं, दास प्रजनन का मतलब क्या है? अपने 10th क्लास में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, 8th चैप्टर 10th क्लास का रिप्रोडक्शन वाला। तो उसमें आपको प्रजनन का मतलब तो समझ पता होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर दास प्रजनन का मतलब क्या है? तो दास प्रजनन का मतलब है भाई कि अब ये इसका मतलब क्या है, गुलामों की तादाद बढ़ाने के लिए, दास की तादाद बढ़ाने के लिए बनाई गई प्रथा। तो इसमें क्या होता था, दासियों और उनके साथ मर्दों को क्या भाई अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए कहा जाता था। ठीक है, प्रोत्साहित किया जाता था। और जब बच्चा पैदा होगा वो भी आगे जाकर दास ही बनता था। ठीक है, तो यही क्या दास प्रजनन व्यवस्था है, जो कि गुलामों की संख्या बढ़ाने के लिए अपनाई गई थी। ठीक है, क्योंकि पहली शताब्दी ईस्वी से क्या हो रहा था, दासों की जनसंख्या कम हो रही थी। ठीक है, दासों की संख्या की जो आपूर्ति है वो कमी हो रही थी। ठीक है ना, आया समझ। अ, और यहाँ पर हम बात करें वेतनभोगी मजदूरों की, तो वो सस्ते पड़ते थे, आसानी से उनको छोड़ा जा सकता था। ठीक है, क्योंकि वो वेतन पर काम कर रहे हैं, वो काम कर उनको पैसा मिल रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए उनका नाम क्या है, वेतनभोगी मजदूर, जो वेतन पर काम कर रहे हैं। तो ये सस्ते पड़ते थे इनके दासों के मुकाबले, और इनको आसानी से छोड़ा जा सकता था। ठीक है भाई, हम बात करें दासों को, तो उनको भोजन खिलाना पड़ता था, उनका खर्चा उठाना पड़ता था। तो सब क्या खर्च ज़्यादा होता था दासों को रखने में, बजाय किसके, वेतनभोगी मजदूरों को। तो वेतनभोगी मजदूरों का उनको सहारा लेना पड़ता, दास की जनसंख्या कम हो गई। ठीक है, दासों की आपूर्ति में कमी आई। अब आगे क्या हुआ, इसके बाद श्रम प्रबंधन की ओर काफ़ी ध्यान दिया जाने लगा। किसके लिए? जो श्रम है उसमें काफ़ी ध्यान दिया जाने लगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या हुआ, जो काम सौंपा जाता था उसको दास के समूह बनाकर सौंपा जाता था। क्या, दास का समूह बना दिया, और प्रत्येक जो समूह होगा वो 10 दासों का होगा। ठीक, कितने का? 10 दास होंगे एक समूह के अंदर। और इसका फ़ायदा क्या हुआ, इनको निरीक्षण करने में काफ़ी आसानी हुई। ठीक है, तो हुआ क्या, इनको भाई कौन काम चोरी कर रहा है, कौन काम कर रहा है, तो इनको ये देखने में काफ़ी आसानी हुई, क्योंकि 10-10 लोगों का यहाँ पर समूह था। ठीक है ना, 10-10 श्रमिकों का समूह था, तो काफ़ी छोटा समूह था, तो आसानी से पता चल जाता था कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा, कौन काम चोरी कर रहा है। और एक बात यहाँ पर और आती है कि जो ये दासों का समूह है ना, जितने भी दास इसके अंदर है, तो उनके पैरों में जंजीर बांध जाती थी। ठीक है ना, और ये क्या था, एक तरह का क्रूर व्यवहार था, बहुत बुरा व्यवहार था दासों के प्रति। ठीक है ना, तो ये क्या था भाई, हमको ना दासों के बारे में पढ़ लिया और वेतनभोगी मजदूरों के बारे में पढ़ लिया। तो यही था आपका टॉपिक, श्रमिकों पर नियंत्रण। आई होगा आपको समझ आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है सामाजिक श्रेणियाँ। इसके अंदर हम बात करेंगे कौन कौन से वर्ग थे उस टाइम पर रोमन साम्राज्य के अंदर। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इतिहासकार का, जिसका नाम है टैसिटस। तो उन्होंने प्रारंभिक साम्राज्य के अंदर कुछ सामाजिक समूह का नाम बताए हैं, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। पहला सेनेटर। ठीक है, सेनेटर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है ना, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना, वहाँ पर मैंने आपको बताया है।
दूसरा अश्वरोही। तो अश्वरोही कौन होते थे? नाइट्स, यानी कि घुड़सवार, जिनको घुड़सवार कहते हैं। इन अश्वरोही को इक्वाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनके नाम, कैसे भी एग्जाम में आ सकता है। तो अश्वरोही घुड़सवार होते थे, काफ़ी धनवान लोग होते थे ये भी। आगे हम बात कर सकते हैं, तीसरा वर्ग है जनता का सम्मानित वर्ग, ठीक है, जो काफ़ी आदरणीय वर्ग था। अगला आप बता सकते हो फोर्ड वर्ग, जिसको निम्न वर्ग भी कहा जाता है, जो कि सर्कस, थिएटर, तमाशा देखने वाले थे, इनके आदि थे, ठीक है ना। और लास्ट में आता है दास, ठीक है, दास के बारे में आपको पता ही है भाई, स्लेव्स। ये तो बात थी प्रारंभिक साम्राज्य की पूर्ववर्ती काल की। अब हम बात करेंगे पूर्ववर्ती काल के अंदर कौन से समूह थे। तो पूर्ववर्ती काल यानी कि जब कॉन्स्टेंटाइन का शासन यहाँ पर आ चुका था, ठीक है, उसकी भी अगर हम बात करने वाले हैं पूर्ववर्ती पुरा काल की, तो यहाँ पर आप समझो, यानी पूर्ववर्ती काल यानी कि चौथी शताब्दी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तीसरी शताब्दी के बाद चौथी शताब्दी आएगी, तो उस टाइम पर किसका शासन था? कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेस्टिस ने क्या बताया? टेस्टिस ने क्या बताया है कि जो सेनेटर है और जो अश्वरय है, उन्होंने मिलकर क्या बनाया? एक अभिजात वर्ग बनाया, यानी अभिजात वर्ग ये बन चुके थे, ठीक है। तो ये तो बात होगी सामाजिक श्रेणियों की, कौन कौन से वर्ग थे रोमन साम्राज्य के अंदर। अब आगे हम बात करें तो परिवर्तित साम्राज्य में, अब परिवर्तित साम्राज्य क्या होता है आपको पता है, ठीक है, और कितनी बार आपको मैं बता चुका हूँ वीडियो के अंदर। तो परिवर्तित साम्राज्य में जो चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली चली आ रही थी पहले 30 शताब्दियों से, तो वो खत्म होगी। क्यों खत्म होगी? इसका कारण क्या है? क्योंकि स्पेन के खानों से मिलने वाला चांदी तो अब भाई मिलना बंद हो गया, ठीक है। जो स्पेन के खानों से चांदी मिल रही थी वो बंद हो गई थी, ठीक है। तो सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए जरूरी चांदी भी नहीं थी, तो भाई क्या कर दो, खत्म तो करनी पड़ेगी जो चांदी आधारित प्रणाली चली आ रही थी, ठीक है, क्योंकि चांदी थी नहीं, क्योंकि स्पेन के खानों से चांदी मिलना बंद हो गई थी। अब कॉन्स्टेंटाइन क्या हुआ? अब कॉन्स्टेंटाइन वही शासन काल दोनों का चल रहा है, ठीक है, परिवर्तित साम्राज्य में। देखो यहाँ पे हम चौथी शताब्दी की बात हम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा? सोने की नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित कर दी। किसकी? सोने की। पहले चांदी की चल रही थी पहले 30 शताब्दी तक, उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन का शासन आया चौथी शताब्दी में। तो इन्होंने क्या करा? सोने की नई आधारित सोने के ऊपर जो सोने की नई मौद्रिक प्रणाली स्टार्ट कर दी, ठीक है, शुरू कर दी। और आगे हम बात करें परवर्ती काल के नौकरशाही के उच्च वर्ग और मध्य वर्ग अमीर थे, क्योंकि उनको वेतन कैसे मिलता था? सोने के रूप में मिलता था, ठीक है भाई, तो अमीर तो होंगे ही जब वेतन सोने के रूप में मिल रहा है, इनकम सोने के रूप में मिल रही है, ठीक है ना। और साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ था, बड़े लेवल पर फैला हुआ था, ठीक है ना। तो इसके लिए सरकार ने क्या करा? अनेक कानून वहाँ पर बनाए ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, परवर्ती पुरा काल, जिसकी अवधि रहने वाले चौथी से सातवीं शताब्दी। ये वही काल है जिसके अंदर रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। आगे हम बात करें चौथी शताब्दी की, तो ये सांस्कृतिक और आर्थिक हलचल का दौर था। इसमें क्या होता है कि ईसाई को राजधर्म घोषित कर दिया जाता है एक शासक के द्वारा, जिसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन। तो ये शासक का नाम आपको याद रखना है। तो इन्होंने क्या करा? ईसाई को राजधर्म घोषित करा दिया, साम्राज्य का ईसाईकरण कर दिया, मतलब कि सबको ईसाई बनना पड़ेगा, सबको धर्म परिवर्तन कराना पड़ेगा, ऐसे समझ। इसी को हम क्या कहते हैं? राजधर्म घोषित करना किसी धर्म को, ठीक है। और 7वीं शताब्दी के अंदर इस्लाम का उदय हो जाता है। ये तो होगा भाई कॉन्स्टेंटाइन ने क्या बदलाव करे, ठीक है ना। यहाँ पर एक और शासक का नाम आता है सम्राट डायोक्लिशियन। तो इन्होंने भी कुछ चेंजेस करे राज्य के अंदर। वो क्या करे? तो उन्होंने कुछ भागों को छोड़ दिया और साम्राज्य को छोटा कर दिया, ठीक है। साम्राज्य का फैलाव बहुत दूर दूर तक था, तो उन्होंने साम्राज्य को थोड़ा छोटा कर दिया। क्यों छोटा कर दिया? और क्योंकि उन्होंने कुछ एरिया को छोड़ दिया जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे आर्थिक दृष्टि से, मतलब कि ज़्यादा को इकोनॉमिकली बेनिफिशियल वो नहीं थे, उन इलाकों को इन्होंने छोड़ दिया, उन भागों को इन्होंने छोड़ दिया। किसने? सम्राट डायोक्लिशियन हो। और इन्होंने और क्या किया? इन्होंने सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया, मतलब जो प्रांत है, जो राज्य है, उनको फिर से इनको पुनर्निर्मित किया, बनाया, ठीक है। और इन्होंने तीसरा काम क्या करा? सैनिक और असैनिक कार्य को पृथक कर दिया, मतलब ये अलग कर दिया। कौन से काम सैनिक के हैं और कौन से काम सैनिक के नहीं हैं, उनको उन्होंने अलग कर दिया, ठीक है। अब आगे हम फिर से बात करेंगे कॉन्स्टेंटाइन की। तो उन्होंने क्या करा? इन्होंने भी कुछ चेंजेस करे अपनी तरफ से। तो उन्होंने क्या करा? सोलेडस नाम का सिक्का चलाया, जो कि 4.5 ग्राम सोने से बना था, ठीक है। ये लाखों करोड़ों की तादाद में चलन में थे, जो सोलेडस सिक्के की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि कॉन्स्टेंटाइन ने चलाया था, ठीक है। और इन्होंने क्या करा? एक राजधानी का निर्माण किया जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया, ठीक है, जहाँ पर आजकल तुर्की का इस्तांबुल नगर बसा हुआ है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए जिन्होंने राजधानी का निर्माण करा था कुस्तुनतुनिया, वहाँ पर आज क्या है? तो वहाँ पर इस्तांबुल नगर बसा हुआ है, ठीक है ना। जो ये राजधानी है कुस्तुनतुनिया, ये 3 तरफ समुद्र से घिरी हुई थी, ठीक है। और इसको पहले बाइजेंटाइन कहते थे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसको पहले क्या कहते थे? इसको हम बाइजेंटाइन कहते थे, आया समझ। और आगे हम बात करें देहाती उद्योग धंधों में काफ़ी मात्रा में पैसा लगाया गया, पूंजी लगाई गई। अब देहाती उद्योग मतलब कि
तेल की मिलें हो गई, शीशे के कारखाने हो गए, तो ऐसे जो उद्योग है इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा लगाया गया। और जो शासन करने वाले थे वो और अमीर होते गए और अमीर होते गए। ठीक है, समझ रहे हो ना यहाँ तक। और आगे यहाँ पर बात आती है, तो जो यूनान और रोमवासिक जो पारंपरिक धार्मिक संस्कृति कैसी थी, बहुदेववादी थी। मतलब कि ये वो नहीं कि एक ही धर्म को मान रहे, वो अलग अलग देवताओं की पूजा वो क्या करते थे। ठीक है ना। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, तो भाई ईसाई को राजधर्म घोषित कर दिया गया था, मैं आपको बताया था ऊपर। ठीक है ना। अभी तो होता क्या है, ईसाई जो ये बहुदेववादी हैं इनका विरोध कर रहे थे, जो कि ईसाई लोग थे। ठीक है ना। और इसके बाद आगे हम बात करें, पश्चिम में साम्राज्य विखंडित हो गया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जो उत्तर के जर्मन लोग थे उन्होंने क्या करा, बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया और अपने राज्य स्थापित कर लिए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि पश्चिम में जो साम्राज्य उनको छिन्न भिन्न हो गया, यानी विखंडित हो गया। क्योंकि उत्तर के जर्मन के लोग थे, उन्होंने क्या बड़े बड़े प्रांतों पर अपना कब्जा जमा लिया और अपने राज्य स्थापित कर लिए, अपने प्रांत स्थापित कर लिए, जिसको क्या कहा जाता है, इनको रोमोत्तर राज्य कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने खुद के राज्य स्थापित किए उसको क्या कहते हैं, रोमोत्तर राज्य कहते थे। ठीक है ना। आया। और इस टाइम पर इस्लाम का विस्तार हो रहा था, जो कि अरब देश से स्टार्ट हुआ था, और इसी को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक व्यक्ति का नाम आता है पैगंबर मोहम्मद, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले, जिनको अल्लाह का दूत कहा जाता है। ठीक है, ये सब नेक्स्ट चैप्टर आपको बता रखा है, लेकिन आपका चैप्टर डिलीट है। अगर आपको पढ़ना तो पढ़ लेना, आपकी नॉलेज बढ़ी जाएगी। ठीक है। तो होता क्या है, 642 तक जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को लगभग 10 साल हुए थे, यानी कि आप कह सकते हो 642 तक, 642 से 10 साल पहले इनकी मृत्यु होगी, और तो 642 से 10 साल इनकी मृत्यु को हो चुके थे। ठीक है, जिनको अल्लाह का दूत कहा जाता था, पैगंबर मोहम्मद को। तो उनकी मृत्यु को, इनकी डेथ हुई थी, वो 10 साल हो गए थे। ठीक है। तभी क्या होता है, तभी पूर्वी रोमन और ससानी यानी कि जो ईरान साम्राज्य उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों बड़े बड़े भीषण युद्ध के कारण अरबों के नियंत्रण में आ गए। ठीक है, जो भीषण युद्ध हुए थे उनके कारण ये जो अरब के नियंत्रण में आ गए। ठीक है, यहीं पर ही क्या होता है, रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है और ईरानी साम्राज्य का भी। ठीक है ना। आई होप आपको समझ आएगा रोमन साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ। तो ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही लिख रहा है। बाकी आपको चैप्टर कैसा लगा, आई नो, मैं जानता हूँ कि चैप्टर ये जो हमने काफ़ी टाइम लेके खींचा है, काफ़ी टाइम के बाद मैंने चैप्टर तीसरा पार्ट अपलोड करा है, लेकिन कोई दिक्कत के कारण मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। कुछ डाउट है मेरे से कमेंट पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा। अगर चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम का मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करो और नोट्स वहाँ से मेरे से मैसेज करके ले लो। ठीक है ना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।